हे गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने इंटर बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है और इसी मॉडल पेपर से ही बोर्ड के एग्जाम में आपके बोर्ड के एग्जाम में अधिकतर प्रश्न आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। बस ज़रूरत है इसके पैटर्न को समझने का, यानी कहें तो एक तरह से कहें तो जो टॉपिक से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिकों को आपको निश्चित रूप से गहन अध्ययन कर लेना होगा, ताकि आपसे एक भी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में नहीं छूटे। इसलिए इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज हम आपके लिए इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए मॉडल सेट और जो ऑफिशियल मॉडल सेट है, जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है, राजनीति विज्ञान का यानी पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट आपके लिए लेकर आए हैं। इसका सटीक आंसर की लेकर आए हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड जो है वो 322 है। इसके सटीक आंसर की के साथ साथ हर प्रश्न का को हम लोग अच्छे तरह से डिस्क्राइब करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हो आपसे छूटे नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें इस प्रश्न के 2 खंड होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें 100 प्रश्न सेक्शन ए में होंगे, जिसमें 50 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने हैं और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, जिसमें 4 ही प्रश्नों के जवाब देने हैं और 30 आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय 30 पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। तो इस प्रकार इस पैटर्न को आप अच्छी तरह से समझ लें, ताकि बोर्ड के एग्जाम में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस का। तो देखेंगे, पहला प्रश्न कहता है, इसमें जो भी निर्देश आपके लिए दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ लेंगे, ताकि वहां बोर्ड के एग्जाम में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े और कोई गलती आपसे ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो 1967 तक जो भारत में दलीय व्यवस्था थी वो एकल आधिपत्यशाली दल की व्यवस्था थी। यानी 1967 से पहले पूरे भारत में लगभग जितने भी राज्य थे, सभी राज्यों में बस कांग्रेस का ही शासन था, दूसरा कोई आपको पार्टी या दल नहीं था। एक प्रकार से इसे हम कांग्रेस व्यवस्था या कांग्रेस प्रभुत्व व्यवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था। तो यह मिला था जब 1957 का दूसरा चुनाव हुआ था। तो उस चुनाव में केरल में सीपीआई की सरकार बनी थी। केरल में सीपीआई की सरकार बनी थी और इसी के बाद पहला कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आपको 1957 में केरल में बनी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, यानी गैर कांग्रेसी जो कांग्रेस से संबंधित नहीं रखते थे, तो ये थे मोरारजी देसाई। ये थे मोरारजी देसाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मोरारजी देसाई, जो 1977 में आपातकाल के बाद ये बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे वामपंथी कोटि की श्रेणी में रखा जा सकता है, यानी किसको वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा जाएगा। तो ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको वामपंथी पार्टी के नाम से हम लोग जानते हैं, वामपंथी श्रेणी में ये आता है। तो अगर थोड़ा सा समझे कि वामपंथी है क्या, तो वामपंथी एक विचारधारा है जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाने का प्रयास करता है, उसी को हम लोग वामपंथी कहते हैं। और भारत में जो वामपंथी पार्टी है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। छठा प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो हिस्ट्री के मॉडल सेट में भी ये प्रश्न हमने किया था कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और अस्थायी अगर अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। सातवां प्रश्न कहता है कि भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया।
44वें संविधान के द्वारा इसको खत्म करके कानूनी अधिकार में इसको शामिल कर दिया गया। ठीक है, और मौलिक अधिकार की बात करें तो ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आता है और इस मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। पहले 7 था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 6। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? तो पूर्ण रूप से अपनाने की यानी किस दिन लागू किया गया था? तो लागू करने की बात ये पूछ रहा है। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। और यदि पूछे कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये 2 प्रकार से प्रश्न आपके आ सकते हैं। एक पूछेगा कि जब कब अपनाया गया था या कब लागू किया गया था, तो लागू करने की बात या अपनाने की बात पूछे तो 26 जनवरी 1950 होगा, और अंगीकृत करने की बात कहे या कब बनकर तैयार हुआ ये कहे तो 26 नवंबर 1949 होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा इसका। आगे पढ़ेंगे, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? तो जर्मनी से जो लिया गया है वो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को लिया गया है। ठीक ना, तो इसको याद करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है कि जर्मनी में आपको याद होगा हिटलर, और हिटलर का नाम आते ही संकट दिमाग में छाने लगता है। तो इस प्रकार आप जर्मनी से यानी जर्मनी से लिए हैं तो क्या संकट, तो संकटकालीन अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में जो आपातकाल लागू करने का अधिकार होता है वही अधिकार जर्मनी से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। 10वां प्रश्न कहता है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, और इसको लिया कहां से गया है? तो अधिकार की जब हम बात करेंगे तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, 11वां प्रश्न कहता है कि भारत में एकल नागरिकता का विचारधारा किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का जो विचारधारा है वो ब्रिटेन से लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर ये पूछ दे आपसे कि जब किस देश में दोहरी नागरिकता अपनाई जाती है, तो अमेरिका में जो अपनाई जाती है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता अपनाई जाती है, और भारत में और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता का विचार लिया है। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? द्विसदनात्मक व्यवस्था कहने का मतलब जैसे आप बिहार में विधानसभा और विधान परिषद देखते हैं, उसी तरह ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो भारत में 6 ऐसे राज्य हैं, पहले 7 था, अब 6 हो गया है। जम्मू कश्मीर में भी पहले द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाने के बाद अब वो 6 राज्य ही बच गए हैं जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी। अब इन 6 राज्यों के नाम मैं एक बार आपको बता देता हूं। ये हैं, आपको सबसे पहले तो हो गया उत्तराखंड कह रहे हैं, सॉरी, आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये 6 ऐसे, और तेलंगाना, ये 6 ऐसे राज्य हैं जो जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। इसको याद करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रयास करता हूं। जैसे एक सेंटेंस आपको याद रखना होगा, क्या? आम बिकाऊ तो है, आम बिकाऊ तो है। ठीक ना, तो आ से हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, बी से बिहार, क से कर्नाटक, उ से उत्तर प्रदेश, तो से तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू। ये 6 के नाम आपको याद रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो कभी कभी एग्जाम में आपका प्रश्न फंस सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के से हुआ था? याद करिए, अन्ना हजारे करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई लड़े थे, उससे पैदा कौन सी पार्टी हुई थी? तो उससे आप पार्टी पैदा हुई थी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी पैदा हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आम आदमी पार्टी, आप। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। 15, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो अपना भारत देश है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत। आगे बढ़ेंगे, और संविधान से एक चीज मैं बता दूं कि अगर मौखिक संविधान पूछे ना, सबसे बड़ा मौखिक संविधान, तो सबसे बड़ा मौखिक संविधान ब्रिटेन का है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान आपको भारत का है। 16 नंबर की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो इसकी पहली महिला अध्यक्षा जो थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो
कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो यहां देखिए संविधान की भाग पूछ रहा है, कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो ये जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 जिसको हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, कौन सा? अनुच्छेद 32 जिसको हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा के रूप में कहा था, आत्मा कहा था। तो इसमें प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा प्रश्न फंसाता है, अगर आपसे पूछ दे कौन सा भाग संविधान की आत्मा है तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर पूछे संविधान की आत्मा, भाग नहीं लगावे, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा हम प्रस्तावना को कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी, आत्मा कहा था, ठीक ना। तो अगर भाग पूछे तो अनुच्छेद 32 और केवल संविधान की आत्मा पूछे तो प्रस्तावना। 18 नंबर प्रश्न कहता है किस संविधान ने मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का काम किया था और यह किया था 1990 में। यह आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला था। आगे बढ़ेंगे। 19वां नंबर प्रश्न कहता है 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है। 103वां संविधान संशोधन हाल ही में हुआ है और इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने की बात है। जो EWS जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो सामान्य कोटि के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको 10% आरक्षण देने की बात सरकार ने की थी और यही 103वां संविधान संशोधन के द्वारा उनको यह आरक्षण प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो विकास के साथ न्याय जो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो था 5वां पंचवर्षीय योजना, जो जिसका काल था 1974 से लेकर 1978 तक। इसी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य विकास के साथ न्याय था और इसके साथ भी बहुत सारी चीज थी, जैसे गरीबी हटाओ का नारा लगा था इस योजना में, रोजगार पे बात हुई थी, न्याय पे बात हुई थी और कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात इसमें की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 5वां। आगे बढ़ेंगे। 21वां नंबर प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो प्रथम उपराष्ट्रपति का जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वैसे संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई ऐसा पद नहीं बना है, लेकिन प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, जो प्रथम हमारे गृह मंत्री भी रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 22वां नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 2 संविधान संशोधन आपको याद रखना है। मैंने कहा था कि जब आपको जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मॉडल पेपर में, उस टॉपिक को आपको गहन अध्ययन करना है, ताकि उस टॉपिक से ही निश्चित रूप से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। एग्जैक्ट ये सवाल उठाकर नहीं रखा जाएगा। अगर YouTube पर सब कोई लिख रहा है कि लेकिन यहीं से प्रश्न पूछेगा, यहीं से प्रश्न, इसी मॉडल पेपर से प्रश्न उठाकर रख देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हो सकता है 10% 20% क्वेश्चन उठाकर रख दे सेम, लेकिन सभी क्वेश्चन उठाकर बिल्कुल नहीं रखेगा। इस टॉपिक से जो टॉपिक इसमें दिए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे ये प्रश्न मैं आपको समझा कर बताता हूं। जैसे देखिए, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा इसे डिफर कर देगा। आपको बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अब बताइए कि पंचायती राज संस्थान से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो इस टॉपिक से संबंधित सवाल निश्चित रूप से आपको देखने को बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे। YouTube पे बहुत सारे लोग ये गलत अफवाह फैला रहे हैं, तो ऐसा उस अफवाह में आपको नहीं पढ़ना है। अपनी तैयारी को अपने ढंग से और पुरजोर तरीके से करना है, ठीक ना। तो ये तो हो गया। 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन जो है वो है आपको पंचायती राज संस्थान से संबंधित है। तो दोनों को आप याद रखेंगे, पंचायती राज संस्थान 73वां संविधान संशोधन और नगरीय स्थानीय स्वशासन 74वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन निश्चित रूप से आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि इससे संबंधित थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए हम लोग चलेंगे तो इसका फायदा आपको मिलेगा। लंबे समय तक उसको आप याद रख पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला जो नगर निगम था वो आपको चेन्नई में स्थापित किया गया था 1688 में। और ये ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे उन सभी उपनिवेशों की बात कर लें तो उनमें से पहला यह नगर निगम स्थापित हुआ था चेन्नई में 1680 में।
24 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और एक चीज जान लें आप कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने का वेतन नहीं मिलता, जबकि उनको वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति होने के लिए उनको वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखेंगे आप। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, और राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं यानी महाधिवक्ता होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, वो अटॉर्नी जनरल को संविधान को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अटॉर्नी जनरल कह दे तो या महान्यायवादी कह ले तो। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 ए जो है ना वो नागालैंड से संबंधित है, नागालैंड राज्य से संबंधित है। अब अनुच्छेद 371 में है क्या, थोड़ा सा मैं बताऊं आपको। तो 1962 में यह संविधान में जोड़ा गया था। 1962 में 371 ए को जोड़ा गया था। जो ये क्या था कि नागालैंड की विधानसभा की बिना मंजूरी के जो नागा लोग हैं, जो नागा लोगों की परंपरा थी, संस्कृति है, और बिना नागा लोगों के मंजूरी के उनके जमीन के संबंध में केंद्र सरकार किसी प्रकार का कानून नहीं बना सकती है। यही है 371 ए। ठीक है ना, जो नागालैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो कोई भी राज्य, जैसे बिहार में विधान परिषद है, तो जब तक बिहार का विधानसभा यह सलाह नहीं देता कि जब विधान परिषद को समाप्त किया जाए, तब तक केंद्र सरकार विधान परिषद को समाप्त नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए। मैंने कहा ना कि टॉपिक को हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, जैसे देखिए विधान परिषद से ही बहुत सारे 2 सवाल अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। पहली बार लोकसभा में ही प्रस्तुत इसको होता है। ठीक ना, और राज्यसभा इसको अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है, नहीं तो इसको पास मान लिया जाता है। राज्यसभा में इसका कोई अधिकार नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है 29 नंबर प्रश्न कहता है किस संस्थान के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो संविधान का जो संरक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। और संविधान का जो संरक्षक होता है उसी को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है पंचायती राज शामिल है? तो पंचायती राज जो विषय है वो है आपको राज्य सूची का विषय है। जैसे 3 सूची है ना, राज सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, तो पंचायती राज जो है वो राज सूची का विषय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राज्यसभा जो रोक सकती है वो 14 दिनों तक। ये धन विधेयक इंपॉर्टेंट हो गया टॉपिक। ये धन विधेयक को आप निश्चित रूप से बढ़िया से पढ़ेंगे, धन विधेयक से क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो ये जो कमिटी थी वो बोहरा समिति थी। वो बोहरा समिति थी जो 1993 में जो पीवी नरसिंहा राव की सरकार थी, इन्हीं के द्वारा 1993 में बोहरा समिति गठन की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है? तो चुनाव के लिए, चुनाव की बात जहां आ गई तो चुनाव आयोग ही आचार संहिता लागू करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। शून्यकाल संबंधित है, तो शून्यकाल किससे संबंधित है? तो शून्यकाल जो है ना संसद से संबंधित है। किससे संबंधित है? संसद। और संसद में 3 आते हैं। संसद का मतलब ही 3 है। क्या? संसद को लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर ही संसद का निर्माण होता है। यानी केवल संसद कहने से आप लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर ही संसद बनता है। तो शून्यकाल का संबंध कहां से है? तो शून्यकाल का संबंध आपको संसद से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण स्तर है इसको कहते ही हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो 3 जो स्तर हैं उसके, वो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। यानी तीनों इसके महत्वपूर्ण स्तर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से
किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज संस्था नहीं है, और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक है मिजोरम, दूसरा है मेघालय और तीसरा है नागालैंड। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इन 3 राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। अब इसमें हम मिलान करेंगे, मणिपुर में है, चलिए मिजोरम, यहां इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 3 राज्य याद रखेंगे, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। आगे बढ़ेंगे, तीनों को याद रखना ये बेहद जरूरी है, हो सकता है प्रश्न में पूछ दे इनमें से कौन, जैसे ये प्रश्न पूछा ना कि नहीं है, अब पूछ देगा कि ये कौन कौन है, तो फिर गड़बड़ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत गया था? तो भारत में जो अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया था वो 2016 में, 25 फरवरी 2016 को जो तत्कालीन रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, उनके द्वारा प्रस्तुत अंतिम रेल बजट किया गया था। उसके बाद रेल बजट को आम बजट में जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2016। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है ना वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी एक जो प्रश्न आपको दिवस से निश्चित रूप से रहेगा, इसलिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। तो 10 दिसंबर जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। आगे बढ़ेंगे, 40 नंबर प्रश्न कहता है भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1950। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल मात्र 2 ही वर्षों का होता है, और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। ठीक है, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ये तो परमानेंट है, ये है। 42 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो इसमें जो WTO है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। WTO का फर्क हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी कौन कौन हो गया? WHO, यूनेस्को और यूनिसेफ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो इसकी बैठक जो है ना वर्ष में एक ही बार होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वर्ष में एक बार। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? पूछ दिया ना, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो हमने आपको क्या बताया था, याद करिए, आम, बिकाऊ, आम, बिकाऊ तो है, याद करिए। आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, बी से बिहार, क से कर्नाटक, उ से उत्तर प्रदेश, तो से तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु नहीं तेलंगाना। तो याद करिए, उत्तर प्रदेश है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, यानी राजस्थान में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी, राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था? तो पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। 1961 में बेलग्रेड में ये जो सम्मेलन हुआ था, ठीक ना। और बेलग्रेड कहां है? बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है, जिसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया था। और वर्तमान में यदि बात करूं तो वर्तमान में इसमें 120 जो सदस्य हैं वो पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। तो वर्तमान में 120 देश सक्रिय हैं, उस समय 25 देशों ने हिस्सा लिया था, और 1961 में यह हुआ था, और बेलग्रेड यूगोस्लाविया में यह सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 46 नंबर प्रश्न कहता है भारत की संसद में शामिल है। पीछे हमने बताया आपको कि लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है और राष्ट्रपति, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों को मिलाकर ही संसद का निर्माण होता है। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कौन सी संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन, यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और मूल्य कर्तव्य की बात करूं तो ये मूल्य कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया था। मूल्य कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। अधिकार की जब बात आ गई तो अमेरिका से बलवान है ना, और जब रूस मौलिक कर्तव्य की बात आ गई तो वो कहां से? रूस से। तो इसको याद करने का थोड़ा सा आप प्रयास करिए। मैं बताता हूं कि जैसे आप किसी को अगर उसके कर्तव्य को बताएंगे कि आपका ये कर्तव्य है तो बड़ा जल्दी रूस जाता है ना, कहते हैं ना रूस गईला यानी नाराज हो गईला ना। तो
जब किसी को उसका मौलिक कर्तव्य बताने के लिए आप करने के लिए कहिएगा, निभाने के लिए कहिएगा, तो वो रूस जाता है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, मौलिक कर्तव्य अगर किसी को बताइएगा तो वो रूस जाएगा, यानी रूस से आपने मौलिक कर्तव्य लिया था। तो इसका कब इसको जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो लद्दाख जो था वो 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, और इसी समय ये आपको जम्मू कश्मीर भी अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। 49 नंबर प्रश्न कहता है, शीत युद्ध के दौरान शक्ति केंद्र कितने थे? तो 2 शक्ति केंद्र थे, एक अमेरिका और एक रूस। तो इसका करेक्ट आंसर बी। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। तो इसमें अस्थायी सदस्य के बारे में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 ए। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसमें यासार अराफात जो है ना, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 53 नंबर प्रश्न कहता है वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ जो है ना, अंतरराष्ट्रीयकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 54 नंबर प्रश्न कहता है दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई थी? तो दलित पैंथर नामक संगठन की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपको महाराष्ट्र में हुई थी, और महाराष्ट्र में जो नामदेव दसाल थे, उन्होंने ही इसकी स्थापना 1972 में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे, 55 नंबर प्रश्न कहता है कि कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किससे जाना जाता है? तो कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर राव को जाना जाता है। और युवा तुर्क किनको कहते हैं? तो जिनकी जो विचारधारा है, जिनकी जो सोच है क्रांतिकारी और प्रगतिशील होती है, उन्हीं को युवा तुर्क के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो जो थे वो भारतीय जनसंघ के नेता थे, जिसको वर्तमान में हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से, बीजेपी के नाम से जानते हैं। तो बीजेपी के संस्थापक भी पूछ ले, अगर भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक आपको पूछ ले, तो वो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय जनसंघ। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो 1956 में जब भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो उस समय आधार भाषा को बनाया गया था, और प्रथम भाषा के आधार पर जिस राज्य का पुनर्गठन हुआ था, वो राज्य था आंध्र प्रदेश, और यह हुआ था 1953 में, ठीक ना। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये आप सभी जानते हैं कि जब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8। तृतीय पंचवर्षीय योजना की क्या अवधि थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी, अब यहां से काउंट करिए ना, 1951 से शुरू हुआ था, तो 1951 से 56 पहिल का, और 52 से ही तो नहीं है, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। इसका डी आंसर हो जाएगा 1961 से लेकर 1966। आगे बढ़ेंगे, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था? तो हमारा प्यारा बिहार जो है ना, बिहार, इसने ही महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। अगला प्रश्न है तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं तेलंगाना जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश से कटकर 2014 में अलग हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश से ही संबंधित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है ना 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है, और इसका जो मुख्यालय है द हेग में है। इसका मुख्यालय द हेग में है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे, 63 नंबर प्रश्न कहता है दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था? तो अमेरिकी जो देश थे उसी से ही आशय था दूसरी दुनिया का। यानी पहली दुनिया, 3 दुनिया हुआ करती थी पहले, लेकिन कहने का मतलब 3 दुनिया थी, 3 दुनिया की बात हो रही है। तो पहली जो दुनिया है वो रूस समर्थित जो देश थे उनको पहली दुनिया के नाम से जाना जाता था, और दूसरी दुनिया जो अमेरिका समर्थित देश थे, अमेरिकी देश थे, उनको दूसरी दुनिया, और जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र थे उसको तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो दूसरी दुनिया अमेरिकी
देश, पहली दुनिया रूसी देश, और जो गुट निरपेक्ष थे, जिसमें भारत भी गुट निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हिस्सा लेने गए थे गुट निरपेक्ष सम्मेलन में, तो भारत गुट निरपेक्ष में था, यानी तीसरी दुनिया में था। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी को संविधान ने राजभाषा का दर्जा दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। 65 नंबर प्रश्न कहता है कि नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 66 नंबर प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन अगटाट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1964। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था, और 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग का अध्यक्ष के बारे में भी आपसे अगर सवाल पूछ ले तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक ना। नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री, योजना आयोग का भी अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री ही होता है। जैसे अभी पूछ ले कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में आप पता करिए, आपको पता ही है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? यानी धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब कि जिस देश का कोई अपना धर्म नहीं हो वह देश धर्मनिरपेक्ष होता है। तो पाकिस्तान जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, क्योंकि वह उस देश का धर्म है जो मुस्लिम है, इस्लाम है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस सदस्य नहीं है? दक्षेस यानी सार्क, दक्षेस मतलब सार्क। ये भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी इसमें शामिल हैं। 8 देश शामिल हैं सिवाय चीन को छोड़कर। भारत के जितने भी पड़ोसी हैं सभी शामिल हैं सिवाय चीन को छोड़कर, ठीक ना। तो भारत भी पड़ोसी है, भारत तो है, ठीक ना। भूटान, मालदीव, आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, ये सारे दक्षेस के सदस्य हैं, जबकि चीन दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चीन। सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को पुकारा जाता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 71 केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो जनता पार्टी वही में मोरारजी देसाई जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, तो वो 1977 में जनता पार्टी की ही सरकार थी जिसमें वो प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? जब देश का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो पंजाब और बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पंजाब और बंगाल। किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? ये कहा था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 74 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1951 में पंजाब में लगाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पंजाब, 1951। 75 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, और द हेग में मैंने आपको बताया था क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे बढ़ेंगे। 76 नंबर प्रश्न कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो वही उसका कार्यकाल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप बताइए कि अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट करिए। चलिए मैं बता देता हूं, सुनील चंद्रा वर्तमान चुनाव आयुक्त है। आगे बढ़ेंगे। 77 नंबर सवाल कहता है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वो 1969 में हो गया था। कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था, ठीक ना, 1969 में हुआ था, ठीक ना। और एक विभाजन आप भी बताइए कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था और मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि कब जो कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, वो गर्म दल और नरम दल 2 भागों में विभक्त हो गया, और कब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये दोनों वर्ष आप कमेंट करिए। अगला प्रश्न है
भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कौन सा कानून बना था? तो 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उस समय बहुत ही आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई थी, संकट की स्थिति पैदा हो गई थी, लोग इधर से उधर, जो भी सदस्य थे इधर से उधर भाग रहे थे, तो उस समय ये दल बदल विरोध कानून बनाया गया था 1985 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 79 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे। 80 नंबर प्रश्न कहता है मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? मुक्त व्यापार का अर्थ का मतलब कि जिस पे कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं हो, यानी सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति का मतलब ही मुक्त व्यापार का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 81 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कब शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया था 2008 में, और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं का देन है कि आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2008। 82 नंबर प्रश्न कहता है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो जनता पार्टी जो थी वही जनता पार्टी गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य इस पार्टी का था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो जब 1975 से 76 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, तो उस इमरजेंसी के बाद जितने भी छोटे बड़े पार्टियां थे वो सारे पार्टी जाकर जनता पार्टी में विलय कर गए, और विलय करने के बाद एक जनता पार्टी बनी, और 1977 में मोरारजी देसाई जनता पार्टी से ही आपको प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका विलय किसमें हो गया? जनता पार्टी में हो गया। आगे बढ़ेंगे। 84 नंबर प्रश्न कहता है संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? तो इसमें जाति भी है, धर्म भी है, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 85 नंबर प्रश्न कहता है उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, ये कहां का संगठन है? तो अब बताइए कहां का संगठन है। तो अगर इसके फुल फॉर्म को ही आप अगर समझ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कहां का संगठन है। उल्फा का फुल फॉर्म जो होता है ना, यो होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। फ्रंट ऑफ असम, और असम कहां है? पाकिस्तान में है? नहीं, भारत में है। तो ये भारत का एक आतंकवादी संगठन है, ठीक ना। फिर से मैं बता देता हूं आपको, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ठीक है। तो ये भारत का है। आगे बढ़ेंगे। 86 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो एमएस स्वामीनाथन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया था? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही किया गया था। पहले संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं थे। वो 3 शब्द कौन थे? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और बंधुत्व। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और बंधुत्व, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, और उसी दिन से हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। 88 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो भारतीय किसान यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो पंजाब में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पंजाब। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य का आंदोलन था? तो ये ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था ना, वो शराब के विरोध में आंदोलन था, और जिसको महिलाओं ने चलाया था। और ये कहां की महिलाएं थी? ये आंध्र प्रदेश की महिलाएं थी जिन्होंने शराब के विरोध में आंदोलन चलाया था, ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। नाम से ही पता चलता है ताड़ी। 90 नंबर प्रश्न कहता है कि 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो वो जो पार्टी की स्थापना किए थे वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। 91 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो जो हमारा नीति आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था का मतलब, कहने का मतलब कि जिसका जिक्र हमारे संविधान में लिखित है वो संवैधानिक संस्था हुई, और जिसका निर्माण, जिसकी स्थापना संविधान में लिखा हुआ नहीं है वो संवैधानिक संस्था नहीं हुई। तो नीति आयोग का जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है, तो ये एक संवैधानिक संस्था नहीं हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो भारत की जो विदेश नीति है उसमें नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास करना, मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास करना और उपनिवेशवाद का विरोध करना, ये सभी सम्मिलित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 93 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही हमारे भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ए होगा इसका। 94 नंबर प्रश्न कहता है
कि जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी है, यानी किस राज्य की यह पार्टी है। तो ये जो पार्टी है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये मद्रास की पार्टी है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी मद्रास। अगला प्रश्न है 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। तो 1974 के जयप्रकाश आंदोलन, जिसको जेपी आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, छात्र आंदोलन। अगला नंबर प्रश्न है 96 नंबर, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे सी अन्नादुरई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 97 नंबर प्रश्न कहता है कि क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था। तो क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप नागालैंड और मिजोरम दोनों राज्यों का गठन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 98 नंबर प्रश्न कहता है नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य। तो नर्मदा घाटी परियोजना, तो नर्मदा नदी जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, आपको मालूम होगा। और जब मध्य प्रदेश से निकलती है तो मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक से और अरब की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इससे 3 राज्य प्रभावित होते हैं, और वो राज्य कौन है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी, और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1991। आज का अंतिम प्रश्न है इस सेट का कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष, आपको याद होगा ऊपर आपने पढ़ा था कि मंडल आयोग की सिफारिशों को किसने लागू किया था, किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। तो आपने पढ़ा था बीपी सिंह ने लागू किया था। तो बीपी सिंह ने लागू किया था और बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। दोनों में बीपी है। बीपी मंडल अध्यक्ष थे और बीपी सिंह ने इसको लागू किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज का, ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के आंसर की के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।